हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 26 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण परिवेश की ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस द पावर एंड प्ले ऑफ उत्तर प्रदेश पुस्तक किसके द्वारा लिखित है। तो ये जो पुस्तक है ये अभिज्ञान प्रकाश के द्वारा लिखित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विशेष अभियान मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी शुरू किया गया। तो सोनभद्र में जो है ये अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की यानी कि नवंबर 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 तक की PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये दोनों PDF ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो PDF ई-बुक है इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी GK के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर किया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कब से संचारी रोगों के खिलाफ यह राज्यव्यापी विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। तो 1 जुलाई से जो है ये अभियान शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो नाम ध्यान रखेंगे तपन डेका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन के अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने। तो ये बने हैं स्कॉलजेंग रिगजन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौरसेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा। तो भारत जो है इस रिपोर्ट में 68वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो कहाँ पर जो है मेजबानी होगी। तो जम्मू कश्मीर जो है मेजबानी करेगा G20 शिखर सम्मेलन में 2023 की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने निर्यात पोर्टल का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है निर्यात पोर्टल का भी जो है उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश 27 पदक जीतते हुए प्रथम स्थान पर रहा। तो जापान जो है प्रथम स्थान पर है एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सेल यानी कि पुलिस सहायता केंद्र खोला गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ है। 23 जून 2022 को पुलिस उपायुक्त सोमेन वर्मा इन्होंने जो है लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में कैसरबाग कोतवाली में प्रदेश के पहले ट्रांसजेंडर सेल यानी कि पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। पुलिस उपायुक्त सोमेन वर्मा ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी थानों में ऐसे हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में लखनऊ कमिश्नरेट में पहला ट्रांसजेंडर डेस्क जो है बनाया गया। इस सेल का यानी जो पुलिस सहायता केंद्र है ट्रांसजेंडर के लिए जो बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या होगा। तो ट्रांसजेंडरों की शिकायतों की जो है सुनवाई की जाए और इसके साथ ही शिकायत को 24 घंटे के अंदर निस्तारण भी कर दिया जाए, ये इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि ट्रांसजेंडर सेल का यानी कि पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन जो है प्रदेश में पहली बार कहाँ पर किया गया। तो पहले ट्रांसजेंडर सेल का जो उद्घाटन है वो हुआ है कहाँ पर, लखनऊ कमिश्नरेट में। ध्यान रखेंगे कैसरबाग कोतवाली में। अब दोस्तों इसकी कुछ और बातें प्रमुख हैं, ध्यान रखेंगे। जो ट्रांसजेंडर डेस्क बनाई गई है इसमें दोस्तों क्या है कि इसका जो मकसद है वो है ट्रांसजेंडरों की शिकायतों की सुनवाई करना और 24 घंटे के अंदर उनकी शिकायतों का निस्तारण करना।
इसके साथ ही इसकी एक विशेषता और ये है कि इस सेल के शुरू होने से जो ट्रांसजेंडर हैं और साथ ही इसके साथ जो महिलाएं हैं वो पुलिस के पास जाने पर संकोच नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि इस सेल में सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। ये इसकी एक खास विशेषता है। और इनकी सुरक्षा के लिए हर थाने में एक सुरक्षा सेल भी बनाया जाएगा जहां पर ट्रांसजेंडरों की शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि प्रदेश में जो है पहले ट्रांसजेंडर सेल का उद्घाटन जो है कहां पर किया गया, तो ये लखनऊ में किया गया, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में। और किस कोतवाली में? तो कैसरबाग कोतवाली में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? तो नीति आयोग के जो नए सीईओ बने हैं वो बने हैं परमेश्वरन अय्यर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये हैं नीति आयोग के नए सीईओ। दोस्तों पूर्व पेयजल और स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर को जो है शुक्रवार को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया। जो परमेश्वरन अय्यर हैं ये अमिताभ कांत की जगह लेंगे और जो अमिताभ कांत हैं ये 30 जून को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 2 साल के लिए इनका कार्यकाल रहेगा या अगले आदेश तक, जो भी पहले होता है, तो उस समय तक जो है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बने रहेंगे। दोस्तों ये जो परमेश्वरन अय्यर हैं ये उत्तर प्रदेश कैडर के 1981 बैच के IAS अधिकारी हैं और जाने माने स्वच्छता विशेषज्ञ हैं। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी है कि जो परमेश्वरन अय्यर हैं ये उत्तर प्रदेश कैडर के 1981 बैच के IAS अधिकारी हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो कौन बन गए हैं। तो परमेश्वरन अय्यर जो है ये नीति आयोग के सीईओ चुन लिए गए हैं और 30 जून के बाद जो है ये अपना कार्यकाल संभालेंगे। अब दोस्तों नीति आयोग की अगर बात की जाए तो नीति आयोग से संबंधित आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। नीति आयोग से रिलेटेड आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई। तो ध्यान रखेंगे आप, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना हुई है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो प्रधानमंत्री देश के नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? दोस्तों नीति आयोग के हाल ही में उपाध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं। नाम ध्यान रखेंगे, सुमन बेरी जो है नीति आयोग के क्या हैं? उपाध्यक्ष हैं, इनका नाम ध्यान रखेंगे। और नीति आयोग के जो सीईओ बन गए हैं वो परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया है। दोस्तों 2022 में जो प्रमुख नियुक्तियां की गई हैं, इसके साथ ही 2021 यानी 21 और 22 में जो प्रमुख नियुक्तियां हैं उनको एक बार जो हम देखेंगे, फटाफट से इसका जो है रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जो है लोकसभा अध्यक्ष हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो NV रमणा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज पांडे। भारतीय जल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल R हरि कुमार जो है भारतीय जल सेना के अध्यक्ष हैं। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, ये जो है भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी आपको बताया सुमन बेरी, हाल ही में ये नियुक्त किए गए हैं। RBI गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। इसरो के अध्यक्ष जो है S सोमनाथ, ध्यान रखेंगे S सोमनाथ, ये भी कुछ समय पहले बनाए गए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार जो है ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक ये जो है कल या परसों बनाए गए हैं। तो नाम ध्यान रखेंगे तपंडे का, ये जो है IB के निदेशक बनाए गए हैं। तो ये 10 जो प्रमुख नियुक्तियां हैं इन सभी को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, NHAI ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कनाडा की कंपनी को कितने साल तक टोल वसूलने व मरम्मत करने की जिम्मेदारी सौंपी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 20 साल के लिए। 24 जून 2022 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार ने यह बताया कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कनाडा की जो कंपनी है उसे 20 साल तक टोल वसूलने व मरम्मत करने की जिम्मेदारी दी गई है। NHAI ने 20 साल के लिए कनाडा की इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को एक्सप्रेसवे का ठेका दिया है। ये जो कंपनी है 6,267 करोड़ रुपए जमा कराएगी और 20 साल तक टोल वसूलने के साथ ही इसकी मरम्मत भी कराएगी। एक्सप्रेसवे को जल्द ही कंपनी को हस्तांतरित किया जाएगा। NHAI ने हरियाणा के कुंडली से गाजियाबाद होते हुए पलवल तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया था।
तो ध्यान रखेंगे कौन सा एक्सप्रेस वे है जिस पर ये जो है कनाडा की कंपनी टोल वसूलेगी, तो ध्यान रखेंगे आप ये हरियाणा की कुंडली से गाजियाबाद होते हुए पलवल तक जो एक्सप्रेस वे है उस पर ये जो कंपनी है वो रख रखाव का काम करेगी, उसकी मरम्मत का काम करेगी और टोल वसूलने का काम करेगी अगले 20 सालों तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य नेटवर्क, ध्यान रखेंगे WHO वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने किस बीमारी को महामारी घोषित किया? तो मंकी पॉक्स को जो है महामारी घोषित किया गया है। और यहाँ पर आप ये इमेज देख सकते हैं, मंकी पॉक्स जो बीमारी है इस तरह के लक्षण जो है उसमें सामने आते हैं। 58 देशों में मंकी पॉक्स के 3417 मामलों की पुष्टि के साथ विश्व स्वास्थ्य नेटवर्क ने मंकी पॉक्स के प्रकोप को महामारी घोषित किया है। ये जो बीमारी है मंकी पॉक्स, ये वायरल संक्रमण है और ऐसा माना जाता है ये चूहों, चूहियों और गिलहरियों जैसे जानवरों से फैलता है। इसके लक्षणों में शुरुआती जो लक्षण होती है उसमें बुखार है, दाने और सूजी हुई लिम्फ नोड्स शामिल होती है। मंकी पॉक्स आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक चलने वाले लक्षणों के साथ एक स्वसीमित बीमारी है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि हाल ही में जो मंकी पॉक्स है उसे महामारी घोषित किया गया है और विश्व स्वास्थ्य नेटवर्क यानी WHO के द्वारा जो है इसे महामारी घोषित किया गया है। दोस्तों मंकी पॉक्स की अगर बात की जाए, इसका अगर इतिहास देखा जाए कि पहली बार जो ये मामला ये कहाँ पर पाया गया था, तो मंकी पॉक्स जो है ये पहली बार 1958, दोस्तों ध्यान रखेंगे 1958 में क्या हुआ था, 1958 में शोध के लिए कुछ बंदर रखे गए थे और उन्हीं में जो है मंकी पॉक्स का पहला मामला पाया गया था। जो शोध के लिए बंदर रखे गए थे उनमें जो है मंकी पॉक्स का मामला पहला पाया गया था 1958 में। इसके बाद जो मंकी पॉक्स से संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया वो 1970 में किया गया था। ध्यान रखेंगे 1970 में जो है ये आम जनता में मामला दर्ज किया गया था 1970 में। और इसके बाद जो है इस वर्ष यानी कि अभी 2022 में जो है जो मंकी पॉक्स के मामले हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाए गए हैं और इसी के चलते जो WHO है उसने मंकी पॉक्स को महामारी घोषित कर दिया है। और दोस्तों ये बंदरों में पाया गया था, इसी वजह से इसका जो नाम है वो मंकी पॉक्स रखा गया था। और जो ये मंकी पॉक्स है ये किसके द्वारा फैलता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे चूहे, चूहियाँ हैं, गिलहरी हैं और बंदर, इनके द्वारा जो है ये जो वायरल संक्रमण है वो फैलता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे मीठे पानी की मछली मिली? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कंबोडिया में। यहाँ पर आप ये एक इमेज देख सकते हैं, ये जो मछली है यहाँ देख सकते हैं कितनी बड़ी जो मछली है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली है। कंबोडिया में मेकांग नदी में पकड़ी गई 300 किलोग्राम की स्टिंगरे अब तक की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली है। इसकी जो लंबाई है वो 3.98 मीटर है और 2.2 मीटर ये चौड़ी है। इसने पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है जो कि 2005 में ये रिकॉर्ड बना था, यानी थाईलैंड में एक मछली पकड़ी गई थी 293 किलोग्राम की, मेकांग नामक विशाल कैटफिश को पकड़ा गया था, तो उसके रिकॉर्ड को जो है इसने तोड़ा है। कंबोडिया की स्थानीय भाषा में स्टिंगरे मछली को बोरामी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर पूछ लिया जाए कि अब तक की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो मछली है वो कहाँ पर पकड़ी गई है, तो ध्यान रखेंगे कंबोडिया में मेकांग नदी में जो है ये मछली पकड़ी गई है। और ये कितने वजनी है, तो 300 किलोग्राम वजन है। और ध्यान रखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 3.98 मीटर लंबी और 2.2 मीटर ये चौड़ी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया में। चेन्नई स्थित ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस जो है ये मलेशिया में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए मलेशियाई ड्रोन सॉल्यूशंस कंपनी ड्रोन के साथ साझेदारी करेगा। कंपनी का नाम ध्यान रखेंगे HIILSE इस कंपनी का नाम है। इसे 115 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मलेशिया में लगभग 50 ड्रोन की दैनिक उत्पादन क्षमता के साथ एक ड्रोन निर्माण संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके घटकों को भारत और अन्य देशों से आयात किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो भारतीय एरोस्पेस कंपनी है, ध्यान रखेंगे ये जो है मलेशिया में क्या करेगा, मलेशिया में जो है ड्रोन सॉल्यूशंस कंपनी के साथ इसने साझेदारी की है ड्रोन निर्माण को लेकर के। तो ध्यान रखेंगे भारतीय कंपनी कौन सी है, तो गरुड़ एरोस्पेस है
इसने जो है मलेशिया की कंपनी के साथ साझेदारी की है और किस उद्देश्य के साथ, तो ड्रोन निर्माण के उद्देश्य के साथ। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जून को ये मनाया जाता है। दोस्तों वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में नाविकों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करने के लिए 25 जून को जो है हर साल नाविक दिवस मनाया जाता है। सरकारों, शिपिंग संघों, व्यवसायों, जहाज मालिकों और अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को इस दिन को सार्थक और उपयुक्त तरीके से समर्थन देने और मनाने के लिए कहा जाता है। 2022 की थीम क्या रही, तो ध्यान रखेंगे जो नाविक दिवस की थीम है वो रही है योर वॉइस देन एंड नाउ शेयर योर एडवेंचर। ध्यान रखेंगे शेयर योर एडवेंचर जो है ये थीम रही है 2022 की नाविक दिवस की। और ध्यान रखेंगे 25 जून को जो है ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो रोनाल्डो सिंह जो है ये पहले भारतीय बन गए हैं रजत पदक जीतने वाले। यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। साइक्लिस्ट रोनाल्डो सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में सीनियर वर्ग स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। यह एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप में किसी भारतीय द्वारा जीता गया पहला रजत पदक था। भारतीय साइकिलिंग टीम ने 23 संयुक्त पदकों के साथ अपने अभियान का समापन किया और जापान जो है इसमें शीर्ष स्थान पर रहा जिसने कुल 27 पदक जीते। तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे कि जो साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह हैं ये भारत के पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने जो है एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है ऊकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स मई 2022 में भारत किस स्थान पर है, तो भारत जो है इसमें 115वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। नेटवर्क इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी इंसाइट्स प्रदाता ऊकला द्वारा जारी स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स ने दिखाया कि भारत ने मई 2022 के लिए औसत मोबाइल डाउनलोड जो स्पीड है, जो डाउनलोडिंग की स्पीड है भारत में वो कितनी दर्ज की गई थी, तो ये दर्ज की गई थी 14.28 Mbps। ठीक, ध्यान रखेंगे 14.2 MB पर सेकंड जो है स्पीड दर्ज की गई, जबकि अप्रैल में जो है 14.19 MB पर सेकंड दर्ज की गई थी। तो उससे थोड़ी बेहतर जो है डाउनलोडिंग स्पीड आई है। यानी हमारे भारत में जो डाउनलोडिंग की स्पीड है, इंटरनेट डाउनलोडिंग की जो स्पीड है तो वो कितनी है 14.28 MB पर सेकंड। इसके साथ ही देश अब अपनी वैश्विक रैंकिंग में 3 पायदान ऊपर है और 115वें स्थान पर है। अब दोस्तों इसमें देखा जाए कि मोबाइल गति जो डाउनलोडिंग की स्पीड है उसमें दुनिया में नंबर 1 पर कौन सा देश आता है, तो नंबर 1 पर आता है कौन सा देश, नॉर्वे, और दूसरे नंबर पर आता है सिंगापुर। नॉर्वे में जो ध्यान रखेंगे जो नॉर्वे में स्पीड है वो कितनी है, तो 129.40 Mbps की औसत डाउनलोडिंग गति है और जो ब्रॉडबैंड की गति है वो 209.21 Mbps है। और नॉर्वे और सिंगापुर जो है ये शीर्ष स्थान पर आते हैं। इसमें ध्यान रखेंगे 129.40 Mbps यानी MB पर सेकेंड की जो औसत डाउनलोडिंग की गति है वो कहाँ पर है, नॉर्वे और सिंगापुर में। और हमारे देश भारत में कितनी है 14.28 Mbps। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किया गया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जी किशन रेड्डी के द्वारा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय अगोचर कलाकारों की प्रतिभा का जश्न मनाने वाले त्योहार का शुभारंभ किया। संगीत नाटक अकादमी ने इस उत्सव का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में और विश्व संगीत दिवस के अवसर पर देश भर के दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए किया है, जिसमें सड़क पर प्रदर्शन करने वाले और ट्रेन में मनोरंजन करने वाले शामिल थे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने दिल्ली में ज्योतिर्गमय जो एक त्यौहार है, उत्सव है, उसका शुभारंभ किया है। और दोस्तों इस उत्सव का उद्देश्य क्या होता है, तो संगीत के क्षेत्र में जो वाद्य यंत्र हैं इन्हें जो है प्रोत्साहित किया जा सके, इसलिए इस उत्सव को मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे जी किशन रेड्डी ने इसका शुभारंभ किया। तो दोस्तों ये थे 26 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर जो है ये रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है।
और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। हाल ही में NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।